वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 12 अकाउंटेंसी में कैश फ्लो स्टेटमेंट में पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो देखा था। आज के वीडियो में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि जो भी हम लॉन्ग टर्म पैसा लेकर के आए हैं या कैपिटल लेकर के आए हैं बिजनेस के लिए, उस वह चीज़ें फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होती हैं, जिसमें कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, डिवेंचर, रेजिंग लॉन्ग टर्म बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। कि मतलब फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें ही इन्वॉल्व होती है। जैसे शेयर इशू करके पैसा आ गया, डिवेंचर इशू करके पैसा आ गया, लोन लेके पैसा आ गया, या इन सब चीज़ों को रिडम्पशन करके पैसा चला गया, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, फाइनेंशियल एक्टिविटी और एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ऑनर्स कैपिटल। फाइनेंशियल एक्टिविटी ऐसे एक्टिविटी को बोलते हैं जो ऑनर्स के कैपिटल के साइज और कॉम्पोजिशन को चेंज करता है। एंड बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइज, और एंटरप्राइज के बोरोइंग को चेंज करता है, उसको हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलते हैं। सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी इज important because it is useful in predicting claim of future cash flow by providing of fund to the enterprise। यह ज़रूरी भी है, फ्यूचर में कितना पैसा की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, फाइनेंस के लिए, इसके लिए भी हमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाना ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल एक्टिविटी के एग्जांपल्स, कैश इनफ्लो के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे शेयर इशू करें तो पैसा आ गया तो इनफ्लो हो गया। उसी तरह डिवेंचर, लोन, बॉन्ड, ये सब चीज़ें हम से पैसा अगर आया है, इशू किए हैं, तो वो भी कैश इनफ्लो होता है। आउटफ्लो कब होगा? जब हम रिडेम्पशन करेंगे, रीपेमेंट करेंगे लोन को या शेयर को, इंटरेस्ट पे करेंगे डिवेंचर पे या लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमारा आउटफ्लो होगा। उसी तरह हम डिविडेंड पे करेंगे शेयर पे तो हमारा आउटफ्लो होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन हेयर दैट ट्रांजेक्शन में इंक्लूड कैश फ्लो दैट आर क्लासिफाइड डिफरेंटली। कुछ कुछ ऐसी भी ट्रांजेक्शन होता है जिसका डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है। जैसे अगर इंस्टॉलमेंट में हमने फिक्स्ड एसेट खरीदा तब तो हमने तो इन्वेस्टमेंट किया है। हमने इंस्टॉलमेंट में फिक्स्ड एसेट खरीदा है तो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आना चाहिए। एक्वायर्ड एज डेफर्ड पेमेंट बेसिस इंक्लूड बोथ इंटरेस्ट एंड लोन। अब मान लें हम ईएमआई पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं और लोन भी पेमेंट कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट का जो एलिमेंट्स है वो तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा, लेकिन लोन जो पे कर रहे हैं वो एक तरह से इन्वेस्ट हो रहा है मेरा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। परचेज ऑफ शेयर खरीदते हैं तो वो क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। फॉर अ शेयर ब्रोकर्स, शेयर ब्रोकर के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। शेयर खरीदना हमारे लिए तो फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर हम शेयर में पैसा लगा रहे हैं तो हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन एक शेयर ब्रोकर है, वो शेयर खरीदता बेचता है, रोज का काम है उसका, तो उसके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। वाइल इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन केस अदर एंटरप्राइज, हम सब के लिए वो क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो एक ही एक्टिविटी किसी के लिए फाइनेंसिंग, किसी के लिए इन्वेस्टिंग, किसी के लिए ऑपरेटिंग हो सकता है। अब हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटी में जो भी हम लोगों ने देखा, यहाँ पे कैश इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है, इसी को एक फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग देखेंगे। कैश इनफ्लो कब होगा? जब शेयर इशू करेंगे, डिवेंचर, शेयर इशू करने का मतलब इक्विटी शेयर भी और डिवेंचर भी, डिवेंचर इशू करेंगे, या हम लोन से पैसा लेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट से पैसा लेंगे, कैश क्रेडिट से पैसा लेंगे, या शॉर्ट टर्म बोरोइंग कुछ होगा, तो प्रोसीड्स एज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और हम शेयर इशू किए वो प्रीमियम पे इशू किए, डिवेंचर इशू किए प्रीमियम पे इशू किए, तो प्रीमियम भी हमारा एक तरह से इनफ्लो होगा। तो ये सभी चीज़ें इनफ्लो होगी। आउटफ्लो कब होगा? जब शेयर का पैसा वापस करेंगे, रिडम्पशन करेंगे, तो ये ध्यान रखना है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे। पेमेंट ऑफ अदर बोरोइंग, जब प्रीमियम इंक्लूड होगा तो डिस्काउंट अगर रहेगा तो एक्सक्लूड होगा, ये भी ध्यान रखना है। पेमेंट ऑफ अदर बोरोइंग, जैसे लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, इसको वापस कर रहे हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं, बोथ इंटरिम और फाइनल डिविडेंड दोनों इसमें आएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड पे कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये सभी चीज़ फाइनेंस से रिलेटेड है, तो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आउटफ्लो हो रहा है उसको माइनस करेंगे। डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड पेमेंट करते हैं उसके ऊपर टैक्स अगर देते हैं तो भी माइनस होगा। तो ये सब करने के बाद
माइनस करने के बाद जो आएगा वो हमारा होगा नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर नेगेटिव आएगा तो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं। इक्विटी शेयर 2016 में 20 लाख का है, 2017 में 24 लाख का है। नीचे कोई इक्विटी शेयर पे एडजस्टमेंट नहीं है, तो 4 लाख का इशू हुआ है, 4 लाख का। तो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर 4 लाख, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर 4 लाख। नेक्स्ट, यहाँ पे 12% लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। तो पहले हमारा था 2 लाख और अभी 4 लाख हो गया, तो इशू हुआ है 2 लाख। 2 लाख प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर 2 लाख। अब यहाँ पे इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे किया है 24, तो इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 24,000। उसके बाद दिया है डिविडेंड पेड 1 लाख, तो डिविडेंड पेड 1 लाख हो गया। और कोई आइटम है नहीं, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 4 + 2 6, 6 - 1 5, सॉरी 4 2 6, 6 - 1 5, 5 से 24,000 जाएगा, तो 4,76,000 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया। इस तरह एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा वो इस तरह के फॉर्मेट में रहेगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पे अगर फाइनेंसिंग निकालना है तो सिर्फ फाइनेंस से मतलब है। जैसे शेयर कैपिटल का नोट दिया है, तो नोट देख लेते हैं। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर है। पहले 2 लाख था, फिर 2,75,000 हो गया। प्रेफरेंस शेयर पहले 30 था, फिर 50 हो गया। तो इक्विटी शेयर 2 लाख से 75 हो गया, तो इशू हो गया, इशू ऑफ इक्विटी शेयर 75,000 का इशू हो गया। उसी तरह प्रेफरेंस शेयर हम देखते हैं, पहले 30 था, बाद में 50 हो गया, तो ये भी इशू हो गया 20,000 का। फिर डिवेंचर देखते हैं, यहाँ डिवेंचर दिया हुआ है। डिवेंचर पहले 1 लाख था, अभी 90 हो गया, तो डिवेंचर का रिडम्पशन हुआ 10,000 का, तो 10,000 रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10,000। नेक्स्ट है, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है डिविडेंड पेड 20,000, डिविडेंड पे किया है 20,000, तो 20,000 डिविडेंड पेड में आ जाएगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड 20,000। अब इसका आंसर निकालेंगे। 95,000 माइनस 1 लाख नेगेटिव में आ गया 5,000, सॉरी 95,000 माइनस 30,000, तो पॉजिटिव में आएगा 65,000, तो ये हो जाएगा नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले इंटरेस्ट और डिविडेंड के ऊपर थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, ये पहले भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। अगर फाइनेंशियल एंटरप्राइज होगा जिसका मेन बिजनेस ही है लेंडिंग और बोरोइंग, लेंडिंग बोरोइंग करना उसका काम ही है, ऐसे लोगों के लिए इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव आर क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन डिविडेंड पेड अगर है तो फाइनेंशियल एक्टिविटी होगा, ये ध्यान रखना है। इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, it is considered more appropriate that payment of interest and dividend are classified as financial activity. डिविडेंड हम लोग जो अभी एक बना रहे हैं कैश फ्लो, और नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज का ही बना रहे हैं, तो यहाँ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को हम लोग क्या मान रहे हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी मान रहे हैं। वेयर एज रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आर क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैपिटल गेन टैक्स पेड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स शुड बी क्लासिफाइड अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये तो हमें पता ही है। तो इसको एक फॉर्मेट से समझने की कोशिश करते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड। फाइनेंशियल एक्टिविटी है तो डिविडेंड रिसीव ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पेड यह सभी के लिए फाइनेंशियल एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पेड फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए फाइनेंशियल एक्टिविटी है। इंटरेस्ट रिसीव फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इसको सही तरह से नोट करके रखना है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का ट्रीटमेंट पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज गिवन, अगर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का रेट दिया हुआ है तो हमें क्या करना होगा। इफ डेट नॉट गिवन, रेट दिया है लेकिन डेट नहीं दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सिंपली हम ओपनिंग बैलेंस पे निकाल देंगे। ऐसा मान लेंगे कि
जो भी डिवेंचर इशू हुआ है या रिडीम हुआ है वो लास्ट डेट पे हुआ है, ऐसा मान लेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस पे हम डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालेंगे। लेकिन अगर डेट दिया हुआ है, इफ डेट मेंशन किया हुआ है, देन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे निकालेंगे? ओपनिंग बैलेंस पे निकाल लेंगे पूरा फुल ईयर का, प्लस फर्दर जो इशू हुआ है उस पर निकालेंगे, जितने मंथ के लिए इशू हुआ है उतने मंथ के लिए। फिर जो रिडम्पशन हुआ है उस पर निकालेंगे, जितना दिन हम उसको यूज किए हैं तो उतने मंथ के लिए निकालेंगे। तो ये ध्यान रखना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा कैश फ्लो में? इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इज एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो डिडक्टेड इन फाइनेंशियल एक्टिविटी एज कैश आउटफ्लो। फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी कैश आउटफ्लो के रूप में ये माइनस होगा। ट्रीटमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी के डिविडेंड के बारे में देखते हैं। इक्विटी डिविडेंड के बारे में दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक प्रपोज डिविडेंड के और एक इंटरिम डिविडेंड के। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है पहले ये जानना है। इट इज अ डिविडेंड प्रपोज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स बट इज टू बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर। ये ध्यान रखना है। अकाउंट बनने के बाद, पीएल अकाउंट बनने के बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उन्होंने जो प्रपोज किया है कि हम कितना डिविडेंड देना चाहते हैं इसमें से, उसको हम लोग प्रपोज डिविडेंड बोलते हैं। लेकिन इसमें शेयर होल्डर का अप्रूवल बिना लिए हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। पहले तो मीटिंग रखना पड़ेगा, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें से शेयर होल्डर से वोटिंग करा करके और उनका भी राय जानना पड़ेगा। और जब शेयर होल्डर उसको अप्रूव कर देंगे तब उसे 30 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। तो डिविडेंड प्रपोज अगर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो डिविडेंड तुरंत पे हो गया है। तो डिविडेंड प्रपोज में प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे अगर मान लेते हैं 2016 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017 है, तो इस डेट पे अगर कोई डिविडेंड प्रपोज होता है, इस डेट पे अगर कोई डिविडेंड प्रपोज होता है तो ये तो लास्ट डेट है, तो अकाउंट उस दिन क्लोज हो रहा है, उस दिन तो पे हो नहीं पाएगा क्योंकि अभी शेयर होल्डर का अप्रूवल भी बाकी है। तो ये फिर अगले ईयर में ही शेयर होल्डर की एक एजीएम होगी और उस एजीएम में शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे तब जाके डिविडेंड पे होगा। तो ओपनिंग डेट पे अगर हमारा प्रपोज डिविडेंड है तो ये करेंट ईयर में पे हो जाएगा। लेकिन अगर क्लोजिंग डेट पे अगर प्रपोज डिविडेंड है तो इस करेंट ईयर में ये पे हो नहीं पाएगा, ये नेक्स्ट ईयर में जाएगा। तो क्लोजिंग डेट मीन्स करेंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। हमें सिर्फ ओपनिंग डेट के जो प्रपोज डिविडेंड है उसी से मतलब होगा, उसी को हम पेड मानेंगे, उसी को मेड मानेंगे। ये ध्यान रखना है हमें। तो प्रपोज डिविडेंड का कन्फ्यूजन यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रपोज डिविडेंड करना एक तरह से प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है। इट इज डेबिटेड टू सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में, ये डेबिट होता है। इट इज पेड इन द सेम ईयर। प्रपोज डिविडेंड उसी साल पे होता है, इट इज डिक्लेयर, जिस साल डिक्लेयर होता है। लेकिन अगर लास्ट डेट पे डिक्लेयर होगा तो फिर वो नेक्स्ट ईयर ही पे हो पाएगा, क्योंकि लास्ट डेट पे तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं हो पाएगी तुरंत, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर ही पे होगा। इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इसका रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रपोज्ड है, अभी पास नहीं हुआ है, हो सकता है नहीं भी पास हो सके। तो ऐसे को हम लोग कंटिजेंट लाइबिलिटी मानते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे प्रपोज डिविडेंड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ प्रपोज डिविडेंड गिवन ओनली, यदि प्रपोज डिविडेंड सिर्फ दिया हुआ है तो करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड को हम तो इग्नोर कर देंगे, क्योंकि करेंट ईयर का तो प्रपोज डिविडेंड अभी शेयर होल्डर का उसमें अप्रूवल है ही नहीं, तो उसको इग्नोर कर देंगे। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड इज एडेड वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑपरेटिंग में, एंड सेम इज कंसिडर एज आउटफ्लो इन फाइनेंशियल एक्टिविटी। उसको हम लोग आउटफ्लो मानेंगे, दोनों जगह उसका एक जगह ऐड करेंगे, एक जगह लेस करेंगे। लेकिन यदि प्रपोज डिविडेंड और डिविडेंड पेड दोनों दिया हुआ है तो क्या करेंगे? यहाँ भी वही बात है, करेंट ईयर प्रपोज डिविडेंड को इग्नोर कर देंगे, प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड को हम लोग ऐड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, एंड डिविडेंड पेड इज कंसिडर्ड एज आउटफ्लो ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी। और अगर डिविडेंड जो पे दिया हुआ है उसको फाइनेंशियल एक्टिविटी में हम माइनस करेंगे। जो अनपेड पार्ट है प्रपोज डिविडेंड का, वाइल टर्म्ड एज अनपेड डिविडेंड एंड विल बी शोन इन द अदर करेंट लाइबिलिटी। जैसे मान लेते हैं कि क्लोजिंग ओपनिंग प्रपोज डिविडेंड 50,000 था और फिर एजीएम हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया कि फिर 50,000 डिविडेंड देना है, लेकिन हमने डिविडेंड पे किया है सिर्फ 30,000। तो ये जो डिविडेंड देना है ये अप्रूवल हो गया है, ये तो प्रॉफिट से माइनस हो गया है,
तो इसको प्रॉफिट में वापस से प्लस करना है। एक तो अगर ट्रीटमेंट ए हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग में लेकिन 30,000 ही सिर्फ आउटफ्लो हुआ फाइनेंस का, तो इसको माइनस करना है। 20,000 20,000 का जो डिफरेंस है, जो डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है लेकिन पे नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग अनपेड डिविडेंड मानेंगे और इट विल बी सोन इन द अदर करेंट लायबिलिटी, और इसको अदर करेंट लायबिलिटी में हम शो करेंगे। इफ़ ओनली डिविडेंड पेड इज गिवन, तब तो सिंपल है, इसको दोनों जगह दिखाएंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी ऐड करेंगे और डिविडेंड पेज इज कंसिडर्ड एज आउटफ्लो ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी में एज आउटफ्लो भी दिखाएंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का 5 लाख, करेंट ईयर का 7 लाख, तो 2 लाख का इशू हुआ है शेयर 2 लाख का। बैंक लोन जो है पहले 1 लाख था, अब 50,000 है, तो रिडम्पशन हुआ है बैंक लोन का, रिडम्पशन हुआ है 50,000 का। अब यहाँ प्रपोज डिविडेंड के बारे में दिया है कि लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है 50,000, करेंट ईयर प्रपोज डिविडेंड है 70,000। मैंने अभी बताया था करेंट ईयर को हमें पूरी तरह से इग्नोर कर देना है, बस लास्ट ईयर से हमें मतलब है, लास्ट ईयर को ही हम पे करेंगे। जो प्रपोज हुआ वो एजीएम में मीटिंग में डिसाइड होगा कि यही पेमेंट करना है, ऐसा हम मान लेंगे। तो अब इसको बनाते हैं, यहाँ पे इशू हुआ है 2 लाख, तो 2 लाख लिखेंगे, और रिडम्पशन हुआ है 50,000, तो यहाँ 50,000 लिखेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। उसके बाद डिविडेंड, कितने डिविडेंड को पेड मानेंगे, 70 को इग्नोर करना है तो 50 को ही पेड मानेंगे, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड में 50 लेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, आप डिवेंचर का अभी बताए थे हमने, डिवेंचर का इंटरेस्ट का रेट दिया है और कुछ नहीं बोला है, तो हमें ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट काटना है, तो 1 लाख के ऊपर 12% इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो ये हो जाएगा 12,000। तो 2 लाख में से 1 लाख 12,000 माइनस होगा, तो आंसर आएगा 88,000 कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक और टॉपिक होता है प्रपोज डिविडेंड की तरह इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, इट इज द डिविडेंड डिक्लेयर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन द फाइनेंशियल ईयर के अंदर डिक्लेयर हो रहा है, लास्ट में डिक्लेयर नहीं होता है। इफ परमिटेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा परमिशन दिया गया है तो। However, it is not required to be approved by the shareholder, ये ध्यान रखना है, इसको शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है, तो बट मस्ट बी पेड विद इन 30 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, और डिक्लेयर होने के 30 days के अंदर इसको पे करना पड़ता है। एज इट इज द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इट इज डेबिटेड टू सरप्लस इन बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, ये भी पीएल अकाउंट में डेबिट करते हैं। इंटरिम डिविडेंड इज पेड इन द सेम ईयर इट इज डिक्लेयर, जिस साल डिक्लेयर होता है उसी साल इसको पे भी करते हैं। इट अपियर आउटसाइड द बैलेंस शीट एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हमें क्वेश्चन में कहाँ मिलेगा, हमें क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलेगा। इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, इट इज एडेड वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब निकालेंगे तो इसको ऐड करेंगे, एंड द अमाउंट पेड, और अगर जो पेड करते हैं इज कंसिडर्ड एज आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसको फाइनेंशियल एक्टिविटी में हम दिखाते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे इक्विटी शेयर 4 लाख, पहले 4 लाख था, बाद में 6 लाख हो गया, तो इशू हुआ है, इशू ऑफ शेयर 2 लाख हुआ है। प्रेफरेंस शेयर देखते हैं, पहले 2 लाख था, बाद में 3,50,000 हो गया, तो प्रेफरेंस शेयर भी इशू हुआ है 1,50,000। उसके बाद है सरप्लस पीएल दिया है, पीएल से हमें कोई मतलब नहीं है, डिविडेंड पेबल से भी हमें कोई मतलब अभी नहीं है। डिविडेंड वाज प्रपोज्ड, यहाँ देखिए प्रपोज डिविडेंड दिया, डिविडेंड प्रपोज 10% फॉर द ईयर 16-17, तो लास्ट ईयर का हमारा शेयर है 4 लाख, 4 लाख का 10%, 4 लाख का 10% 40,000 होता है, तो डिविडेंड प्रपोज लास्ट ईयर का था 40,000, 15% फॉर 17-18 है, करेंट ईयर का है, तो करेंट ईयर का तो हम पहले बता दिए, करेंट ईयर के प्रपोज से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसको हमें इग्नोर कर देना है। तो डिविडेंड प्रपोज हुआ है लास्ट ईयर का 40,000, एंड इंटरिम डिविडेंड 30,000, इसमें इंटरिम डिविडेंड भी है, प्रपोज डिविडेंड भी है, इंटरिम डिविडेंड भी है, और इक्विटी शेयर वाज पेड ऑन December 31, 2017, दोनों तरह के डिविडेंड है। सबसे पहले इशू कितना हुआ है, 2 लाख इशू हुआ है, 2 लाख लिखेंगे। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर भी इशू हुआ है 1,50,000 प्रेफरेंस शेयर, तो यहाँ पे आ जाएगा, 2 लाख नहीं लिखेंगे, 3,50,000 लिख देते हैं। 2 लाख इक्विटी शेयर का और 1,50,000 प्रेफरेंस शेयर का, 3,50,000 लिखते हैं। अब यहाँ पे
डिविडेंड जो प्रपोज हुआ है उसी को पेड मानना है हमें, तो 40,000 डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड को पेड है 40,000, और इंटरिम डिविडेंड भी पेड हुआ है, यहाँ इंटरिम डिविडेंड पेड है। डिविडेंड जो प्रपोज हुआ है 40,000, उसमें से 10,000 अभी ड्यू है, अभी पे नहीं हुआ है, उसमें से डिविडेंड पेएबल है। इसका मतलब पे कितना हुआ है, सिर्फ 30,000 पे हुआ है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ 30,000 लिखेंगे। और इंटरिम डिविडेंड भी 30,000 है, तो इंटरिम डिविडेंड 30,000 लिखेंगे, तो यहाँ हो गया 60,000। अब डिविडेंड का काम खत्म हो गया। यहाँ पे जब हम इक्विटी को डिविडेंड दे रहे हैं तो हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड देना चाहिए। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अब जो यहाँ डिविडेंड, जब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल रहा है, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऑलरेडी मिल चुका है। तो कितना प्रेफरेंस होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, तो 8% दिया हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस पे 8% काटेंगे, 2 लाख के ऊपर 8%, 16,000, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी होगा 16,000, तो यहाँ पे 76,000 हो जाएगा। तो 3,50,000 में से 76,000 माइनस करेंगे, तो 2,74,000, 2,74,000 आएगा नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इस तरह इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड दोनों ही केस में हम डिविडेंड को शो करना है हमें। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें, डिविडेंड प्रपोज हुआ है 40,000, लेकिन यहाँ डिविडेंड पेएबल रह गया है 10,000। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रपोज होने के बावजूद भी पे नहीं हुआ है, प्रपोज होने के बाद भी पे नहीं हुआ है, इसलिए उसको हमने यहाँ माइनस किया, यहाँ पे में हमने 30 लिखा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में देखते हैं। अभी हमने प्रेफरेंस डिविडेंड का किया, हमने यहाँ ट्रीटमेंट किया प्रेफरेंस डिविडेंड का, बोला नहीं था क्वेश्चन में, फिर भी हमने किया। क्यों किया, क्योंकि जब इक्विटी को डिविडेंड मिल रहा है तो प्रेफरेंस को भी मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है प्रेफरेंस का, देख लेते हैं। अगर प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है, जैसे इक्विटी का दिया हुआ है, जब इक्विटी को प्रपोज कर रहे हैं तो प्रेफरेंस को भी प्रपोज करना पड़ेगा, उसको भी देना पड़ेगा। देन इट इंक्लूड प्रेफरेंस डिविडेंड, सेम मेथड फॉलो एज इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड अगर पे हो रहा है तो प्रेफरेंस डिविडेंड इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एंड टू बी पेड, तो उसको भी कैलकुलेट करना और पे करना है। लेकिन सिर्फ रेट दिया है, बट क्वेश्चन इज साइलेंट इन एडजस्टमेंट अबाउट एनी डिविडेंड। किसी डिविडेंड के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो हमें प्रेफरेंस डिविडेंड को इग्नोर करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर राजेश्वर लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ पे पहले सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 6 लाख था, बाद में 8 लाख हो गया, तो इशू हुआ 2 लाख का इशू हुआ। प्रेफरेंस शेयर भी वही बात है, पहले 4 लाख था, फिर 2 लाख हो गया, तो यहाँ रिडेम्पशन हो गया, घट गया, तो रिडेम्पशन हो गया 2 लाख का। सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख और 1,30,000 हो गया, तो इसका मतलब एक सिक्योरिटी प्रीमियम से इन्फ्लो हुआ है, या तो ये इशू शेयर इशू करने पे, रिडेम्पशन पे तो प्रीमियम नहीं आया है, इस शेयर इशू करने पे ही प्रीमियम आया है, तो इन्फ्लो आया है 30,000। डिवेंचर पहले 2 लाख था, बाद में 3 लाख हो गया, तो डिवेंचर भी इशू हुआ है 1 लाख। अच्छा, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे करना है, तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर रेट की जरूरत नहीं है, उसका रेट दिया रहता है ऑलरेडी। एंड इंटरिम डिविडेंड 15% वाज पेड इक्वली ऑन बोथ इक्विटी एंड बोथ इक्वली ऑन इक्विटी शेयर ऑन March 31, 2018। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर वाज रिडीम, प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे जो रिडीम हुआ है, 4 लाख से 2 लाख हो गया, तो 2 लाख रिडीम जो हुआ है वो कब रिडीम हुआ है, लास्ट डेट पे रिडीम हुआ है, एट द प्रीमियम ऑफ 5%, 5% प्रीमियम पे रिडीम हुआ है। सच प्रीमियम हैज बीन प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट। न्यू शेयर एंड डिवेंचर वेर इशूड ऑन 31 मार्च 2019, लास्ट डेट पे इशू हुआ है। जब लास्ट डेट पे इशू दिया रहेगा तो हमें कुछ नहीं करना है, अगर मिडिल में कहीं इशू या दिया हुआ रिडम्पशन दिया है तब हमें डेट से मतलब है। सबसे पहले यहाँ शेयर की बात करें तो शेयर इशू करके हमें 2 लाख तो इक्विटी शेयर इशू करके आया, 2 लाख इक्विटी शेयर इशू करके आया, तो डायरेक्ट हम 2 लाख लिखते हैं। डिवेंचर इशू करके कितना आया, तो डिवेंचर इशू करके 1 लाख आया है, तो यहाँ 1 लाख डिवेंचर लिखेंगे। उसके बाद शेयर का हो गया, डिवेंचर का हो गया। प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन हुआ है 2 लाख, लेकिन यहाँ लिखा है 5% प्रीमियम पे रिडीम हुआ है, तो 2 लाख का 5% कितना होगा, 10,000 होगा। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो 2 लाख का तो प्रेफरेंस शेयर था ही, और प्रीमियम उसमें 10,000 हो गया। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2,10,000 पे रिडीम हो गया।
उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से भी 30,000 का इनफ्लो आया है, तो प्रीमियम प्रोसीड एज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 30,000 का इनफ्लो आया, वो भी लिखना है हमें। इसको हम चाहे तो इक्विटी शेयर के साथ ऐड करके भी लिख सकते हैं। अब डिविडेंड की बात करते हैं, तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर पे करना है हमें। तो प्रेफरेंस शेयर का तो सिंपल है, 18% डिविडेंड है, तो ओपनिंग बैलेंस पे काट देना है हमें 4 लाख का 18%। ओपनिंग बैलेंस हमारा 4 लाख है, 4 लाख का 18% काटेंगे तो 72,000 आएगा। तो प्रेफरेंस का डिविडेंड हो गया हमारा 72,000 और इक्विटी का डिविडेंड है 15% इंटरिम डिविडेंड पे करना है, तो 15% हमें इक्विटी शेयर पे करना है। तो यहाँ भी ओपनिंग पे काटेंगे 6 लाख का 15%, 6 लाख का 15% होगा तो 90,000। और कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन इंटरेस्ट तो डिबेंचर होल्डर को हमें देना ही है, तो इंटरेस्ट हम वो भी ओपनिंग पे काटेंगे, क्योंकि सारा इशू का काम जो हुआ है वो लास्ट डेट पे माने हैं, तो ओपनिंग पे काटेंगे 2 लाख का 14% 28,000, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 28,000 हो गया। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, इनफ्लो हुआ है 3,30,000, आउटफ्लो में 2,10,000 माइनस करेंगे तो 1,20,000 आएगा। 1,20,000 से यहाँ 1,90,000 माइनस करना है, तो 1,90,000 माइनस करें तो नेगेटिव में आएगा 70,000, 70,000 हमारा नेगेटिव आएगा। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकला। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ इशूड और रिडीम ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देना है हमें, इक्विटी शेयर वेयर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यहाँ ध्यान देना है। इक्विटी शेयर जो इशू हुआ है 3 लाख, तो उसको 5% प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो 3 लाख का 5% प्रीमियम कितना हो जाएगा 15,000, पहले निकाल लेते हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 10%, प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ है 2 लाख का 10% प्रीमियम में, तो 2 लाख का 10% 20,000 होता है। 15% डिवेंचर वेयर इशूड एट 1% डिस्काउंट, तो डिवेंचर का 8 लाख का 1% होता है 8,000 डिस्काउंट है। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर 50, इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है। अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर को इशू करने में कमीशन देना पड़ गया 15,000, तो जो पैसा आया उसी में से पेमेंट कर दिए 15,000। इंटरिम डिविडेंड पेड हुआ है 75,000। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर 3 लाख का है। 3 लाख के इशू करने में इक्विटी शेयर को प्रीमियम में इशू किया गया है 15,000, तो 3 लाख का तो शेयर इशू हो गया और प्रीमियम आ गया 15,000, अलग लिख दिए। फिर शेयर इशू करने पे अंडर राइटर्स कमीशन 15,000 दिया गया है, तो ये माइनस हो जाएगा 15,000 कमीशन। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं हुआ है और रिडीम हुआ है, सिर्फ इक्विटी शेयर इशू हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,85,000। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर इशू हुआ है 8 लाख, लेकिन 8,000 डिस्काउंट पे इशू हुआ है, तो डिवेंचर इशू करके हमारे पास 8 लाख आना चाहिए था, लेकिन डिवेंचर तो हमें 8,000 डिस्काउंट पे इशू हुआ है, तो 7,92,000 होगा। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ है 2 लाख, लेकिन 10% प्रीमियम पे रिडीम हुआ, ज़्यादा दे के रिडीम हुआ है, तो 2 लाख का शेयर रिडीम हो रहा है प्लस 20,000 ज़्यादा दे के रिडीम हो रहा है, तो 2,20,000 हो गया। तो हमने इक्विटी शेयर का कर लिया, प्रेफरेंस शेयर का कर लिया, डिवेंचर का भी कर लिया। डिवेंचर का 15% डिवेंचर है, इसका इंटरेस्ट दिया ही हुआ है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमें निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट दिया हुआ है 30,000, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 30,000। उसी तरह डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड दिया है 50,000, डिविडेंड दिया है प्रेफरेंस शेयर पे 50,000, और इक्विटी शेयर पे भी डिविडेंड दिया हुआ है। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर 75,000, तो ये हो गया टोटल 1,25,000। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, सबको इनफ्लो को प्लस करेंगे, आउटफ्लो को माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा 7,17,000, 7,17,000 पॉजिटिव में आएगा, तो नेट कैश फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इशू ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ है 14 लाख, इशू दिया है इक्विटी शेयर का 14 लाख दिया है, रिडेम्पशन दिया है 14 लाख, 14% डिवेंचर इशू दिया है 7 लाख। इक्विटी शेयर वेयर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%, तो इक्विटी शेयर जो इशू हुआ है 15% प्रीमियम पे 14 लाख का 15% निकालेंगे तो 2,10,000 प्रीमियम हो गया, प्रीमियम पे इशू हुआ है। 14% डिवेंचर वेयर इशूड एट डिस्काउंट 1%, तो डिवेंचर इशू हुआ है 1% डिस्काउंट पे, तो 7 लाख का 1% 7,000 होगा, 7,000 डिस्काउंट पे। 18% प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड एट प्रीमियम 5%, प्रीमियम रिडम्पशन ज़्यादा दे के रिडीम कर रहे हैं 5% प्रीमियम पे, तो 70,000 ज़्यादा दे के रिडीम कर रहे हैं। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर 6,30,000, इंटरेस्ट पेड 5,04,000 और इंटरेस्ट पेड ऑन ओल्ड डिवेंचर 1,96,000। अंडर राइटिंग कमीशन दिया हुआ है। अब इशू ऑफ इक्विटी शेयर 70,000, तो इस इक्विटी शेयर में से माइनस होता है 70,000 माइनस भी होगा, तो कहने का मतलब इक्विटी शेयर 14 लाख प्लस 2,10,000 माइनस 70,000, तो अल्टीमेटली 1,40,000 ऐड हुआ, तो 15,14,000 लिख सकते हैं, 15,40,000। प्रीमियम भी, ये प्रीमियम को भी हम इसके साथ लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर या तो अलग करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू करिए कितना आया, तो डिवेंचर इशू 7 लाख का किए हैं, लेकिन 7,000 डिस्काउंट पे इशू हुआ है, तो 6,93,000 आएगा, 6,93,000। उसके बाद है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, 14 लाख का प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं, 70,000 ज़्यादा दे के रिडीम किए हैं, तो 14,70,000 हो जाएगा, 14,70,000। उसके बाद है इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, डिविडेंड कितना पे किया ऑलरेडी दिया हुआ है 6,30,000, और जब इक्विटी शेयर पे डिविडेंड दे रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देना पड़ेगा, ये हम पहले बता चुके हैं, तो 18% प्रेफरेंस शेयर पे भी हमें डिविडेंड देना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर कितना है, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन दिया है लेकिन ओरिजिनल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया हुआ है, नहीं तो हम उस पर भी डिविडेंड काटते, तो डिविडेंड नहीं हो पाएगा यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर का बैलेंस नहीं है। इंटरेस्ट पेड दिया है 5,04,000, तो इंटरेस्ट 5,04,000 हो जाएगा। उसके बाद दिया है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5,04,000, इंटरेस्ट पेड ऑन ओल्ड डिवेंचर 1,96,000, तो 1,96,000 भी लिखेंगे, दो हो गया इंटरेस्ट। और कोई आइटम नहीं है। अब यहाँ इनफ्लो को ऐड करेंगे, आउटफ्लो को माइनस करेंगे, तो माइनस करने से हमारा आंसर आएगा 5,67,000, 5,67,000। तो यहाँ पे 5,67,000 हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकल गया। इसी के साथ ही यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।